अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो थाइमस के पार्ट 2 की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वैस्कुलर सप्लाई ऑफ थाइमस। तो वैस्कुलर सप्लाई ऑफ थाइमस में हम लोग ने बात करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड आर्टरीज आती किस तरह जाती किस तरह, हमने ये बात करनी है। सबसे पहले क्या होता है कि ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या है कि थाइमस का पूरा ये आउटसाइड पर्पल कलर का थाइमस का कैप्सूल है। इस कैप्सूल को पेनिट्रेट करेगी आर्टरी, ठीक है, फिर ट्रेबैक्यूली में रन करेगी। उसके बाद ये जो डार्कर जो आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, इसके अंदर ये कैपिलरीज देगी, ठीक है, और मेड्यूला के अंदर आर्टीरियोज देगी, ठीक है। वो मिलके वेन्यूल्स बनाएंगे और यहीं से बाहर निकलेगा। इसको मैं आप लोगों को एक पिक्चर के जरिए आप लोगों को इसकी थोड़ी विजुअलाइजेशन करवाती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस ये जो काइंड ऑफ मैंने एक चेन सी बनाई हुई है, इससे भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये आप लोगों को, हाँ, तो हम लोग वैस्कुलर सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने मैं आप लोगों को इससे बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को चेन बताऊंगी, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारे पास आर्टरी होती है ना, उसने कैप्सूल को पेनिट्रेट करना है। ये जो येलो कलर का हमारे पास सारा बना हुआ है ना, ये सारा कैप्सूल है। आर्टरी ने कैप्सूल को पेनिट्रेट किया, ठीक है। अब कैप्सूल की ही जो है हम लोग कह लें इन्वेजिनेशन होता है ट्रेबैक्यूली। अब ये जो है आर्टरी जा रही है ट्रेबैक्यूली में, ठीक है। आर्टरी कैप्सूल में गई, उसके बाद ट्रेबैक्यूली में गई, उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दो आ जाती है, एक कॉर्टेक्स में आ जाएगी, एक मेड्यूला में आ जाएगी। तो ये जो ब्लू कलर का हमारे पास शो हुआ है ना, ये है कॉर्टेक्स, पिंक कलर का है मेड्यूला। अब कॉर्टेक्स में जब ये जाएगी तो कॉर्टेक्स में ये कॉर्टिको मेड्यूलरी जंक्शन में जाके ये आर्टरी डिवाइड हो जाएगी, किसमें, कैपिलरीज में, ठीक है। किस में डिवाइड हो जाएगी, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जबकि ये वाली यहाँ पे जो मेड्यूला के पास जो इसकी ब्रांच जाएगी या मेड्यूला के पास जो एक्सटेंड करेगी, ये डिवाइड हो जाएगी आर्टरियोल्स में। यहाँ आपको 3-4 आर्टरियोल्स नजर आ रही हैं, ठीक है, ये इसमें डिवाइड हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास कॉर्टेक्स वाली भी जो हमारे पास कैपिलरीज हैं और मेड्यूला वाली आर्टरियोल्स हैं, ये मिल के पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में ड्रेन करेंगी, ठीक है। ये ब्लू जो हमारे पास हैं, ये हैं पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, ठीक है। ये मिलके इनमें ड्रेन करेंगी, ठीक है। और ये वेन लार्जर, ये एक लार्जर वेन्यूल है, ठीक है, ये उसके अंदर ड्रेन करेगी। और उसके बाद ये लार्जर वेन्यूल, ये जो ये हमारे पास शो हुआ हुआ है, ये एक्सटेंड करेगा दोबारा से ट्रेबैक्यूली में, और वही पाथवे हमारा दोबारा रिपीट होगा कि ये जो लार्जर वेन्यूल है ये ट्रेबैक्यूली में जाएगा, और ट्रेबैक्यूली से हमारे पास कैप्सूल, और कैप्सूल से हमारे पास वेन, मतलब ये अब आर्टरी तो नहीं, अब हम इसको कहेंगे अब ये वेन बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि वीनस रिटर्न हो रहा है ना, ये अब हमारे पास वेन होगी। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आर्टरी आ रही है, कैप्सूल पेनिट्रेट करेगी, ट्रेबैक्यूली के पास जाएगी, फिर उसके बाद मेड्यूला और कॉर्टेक्स के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मेड्यूला के अंदर आर्टीरियोल्स होंगे, कॉर्टेक्स के अंदर कैपिलरीज होंगी, मिलके ये लोग पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स बना देंगे। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स लार्जर वेन्यूल्स में ड्रेन करेंगे, वो फिर से ट्रेबैक्यूली के पास जाएंगे, फिर कैप्सूल को पेनिट्रेट करेंगे, और फिर ये मिलके एक लार्जर थाइमिक वेन में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये इस डायग्राम से आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया। अभी आप लोग इस चेन को देख लें, ठीक है। ये चेन बेसिकली मैंने सारी एक्सप्लेन किया, आर्टरी कैप्सूल और ये सारा कुछ, ठीक है। ये जो इसके हैं ये भी पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, ये भी इसमें, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करके मतलब टाइम ज़्यादा जाया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्लड थाइमस बैरियर, ठीक है। ब्लड थाइमस बैरियर जो है ना हमारे पास, हाँ, ब्लड थाइमस बैरियर जो है बेसिकली क्यों ज़रूरी होता है कि टी लिम्फोसाइट्स को हमने ब्लड के साथ इन कांटेक्ट में नहीं लेकर आना होता, ठीक है। अब इसके 3 जो है ना फंक्शंस हैं। सबसे पहले मतलब ये 3 जो है ना इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एंडोथीलियल लाइनिंग होती है ना जो सेल्स की, ठीक है, जो कि सेल्स हमारे पास हमने बताया कि टाइप 3 और टाइप 4 जो ऑक्लूडिंग जंक्शंस बना रहे होते हैं, टाइप 3 और टाइप 4 नहीं, टाइप 1 जो ऑक्लूडिंग जंक्शन बना रहे होते हैं, ठीक है, वो ये इस ब्लड थाइमस बैरियर को कैरेक्टरिस्टिक कह लें, ये इसको हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है, मेंटेन करने में। इसके अलावा जो हमारे पास बेसल लेमिना होता है थाइमस का, बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको कह लें, आउटसाइड जो सराउंडिंग होती है इसकी, वो थिक होती है। सेकंड जो होता है हमारे पास टाइप 1 थाइमिक सेल्स, ये वही बात आ गई कि ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं इनके कॉन्टिन्यूस चीज के। इस वजह से क्या होता है कि थाइमस और ब्लड के कॉन्टेंट्स आपस में मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, और वेसल्स इसको सराउंड कर रही होती हैं। थर्ड जो है हमारे पास इस ब्लड थाइमस बैरियर को मेंटेन करने के लिए मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं कि अब हमारे पास अगर ब्लड से कोई चीज आ भी जाती है ना, तो ये मैक्रोफेजेस फटाफट उसको फैगोसाइटोस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे थाइमस के फंक्शंस की। तो बुक में बेसिकली थाइमस के फंक्शन का बहुत लंबे चौड़े
चौड़े पैराग्राफ लिखे हैं जिसको मैंने बिल्कुल छोटे सी चेन के अंदर कंसाइज करके थोड़ा सा लिख दिया। तो मेन जो थाइमस का फंक्शन है वो है कि थाइमस ने प्रोवाइड करनी है सेल एजुकेशन, यानी जो हमारे पास इमेच्योर इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट सेल्स आ रहे हैं उनको इन्होंने इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स के अंदर थाइमस ने चेंज करना है। ठीक है, अब जो ऊपर जो मैंने चेन बनाई हुई है लोकेशन के लिहाज से बनाई हुई है, और नीचे जो है ना मैंने सेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के लिहाज से बनाई हुई है कि इधर होंगे तो सेल इधर कौन सा सेल होगा, इस लोकेशन पे कौन सा सेल होगा, तो इस तरह से। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो सेल्स आ रहे होते हैं वो बेसिकली जो सेल्स आ रहे होते हैं वो लिवर और हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास होता है लिवर होता है, उससे हमारे पास आते हैं लिम्फोब्लास्ट। ठीक है, अब लिवर से जब लिम्फोब्लास्ट ब्लड में जाते हैं और ब्लड से थाइमस में जाते हैं तो ये डिवाइड करते हैं और चेंज हो जाते हैं किसमें, प्रो लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, थाइमस से जब ये कॉर्टेक्स में पहुंचेंगे तो ये प्रो लिम्फोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे। अब कॉर्टेक्स से जब मेड्यूला में ये प्रो लिम्फोसाइट्स जाएंगे तो ये थाइमोसाइट्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, थाइमोसाइट्स को हम प्री टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ये इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये इस मतलब कॉर्टेक्स से मेड्यूला के दरमियान में जाने की जो जर्नी में जो है इनको कह लें कि ये होते हैं प्रो लिम्फोसाइट जो है प्री टी लिम्फोसाइट्स में चेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने एक बात याद रखनी है कि जब हम ये कॉर्टेक्स से मेडुला में ये जाते हैं तो हमारे इनके पास डिफरेंट जो है ना रिसेप्टर प्रोटीन्स कह लें या टी सेल रिसेप्टर्स कह लें, CD4 CD8 इनके ऊपर लगते हैं। इसको हम कहते हैं डबल पॉजिटिव स्टेट। ठीक है, ये लास्ट स्टेप में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि इसका क्या काम है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बात बताई थी कि जो 95% सेल्स होते हैं वो हमारे पास थाइमोसाइट्स होते हैं, वो लिम्फोसाइट्स में या टी लिम्फोसाइट्स में या बी लिम्फोसाइट्स में हेल्पर टी सेल्स में चेंज, हेल्पर टी सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में चेंज होने से पहले ही वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और जो 5% होते हैं वही सर्वाइव करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सेल एजुकेशन का प्रोसेस 2 वीक्स के अंदर कंप्लीट होता है। अच्छा, जो डेथ और सर्वाइवल होता है वो किस बेसिस पे होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्या होता है कि हमारे पास जो थाइमोसाइट्स होते हैं जब ये कॉर्टिकोमेडुलरी जंक्शन से गुजरते हैं तो इनको ना टी सेल रिसेप्टर्स MHC1 और MHC2 हमारी बॉडी प्रेजेंट करती है। ठीक है, अब ये काम क्यों होता है कि हमने देखना है कि हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं जो बन रहे हैं उनके अंदर इतनी मतलब कैपेबिलिटी है कि वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड कर सकें। तो ये काइंड ऑफ एक एंटीजन की हम लोग एक कॉपी उनको पेश कर रहे होते हैं कि हम देखें कि वो काम कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो जो तो काम के बंदे होंगे ना वो तो फटाफट कहेंगे कि भाई एंटीजन इसके साथ बाइंड करो, और जो निकम्मे होंगे ना वो बस ऐसे ही फारिग पड़े रहेंगे। उनको बॉडी कहेगी कि मतलब आप तो निकम्मे हो, आपने तो एंटीजन रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, आप निकलो छुट्टी करो। ठीक है, तो उनकी अपोप्टोसिस हो जाएगी, 95% की डेथ हो जाएगी। 5% जो बाइंडेड होंगे ना वो सर्वाइव करेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। ठीक है, अब ये जो बाइंडेड है ना 5% ये मजीद आगे गुजरेंगे। ठीक है, अब मजीद जब ये आगे गुजरेंगे तो हमारी बॉडी जो है ना अब जो है ना इसके अंदर दूसरा काम होगा। हमारी जो बॉडी है ना उसके प्रोटीन्स के जो है ना क्या कह रहे हैं डेरिवेटिव्स कह लें। ठीक है, उनको कहते हैं सेल्फ एंटीजेंस। ठीक है, वो इनको प्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, अब ये काम क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हम हमारी बॉडी देख सके कि कहीं हमारे ये जो लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं ये कहीं बॉडी के अपने ही एंटीजेंस के खिलाफ या प्रोटीन्स के खिलाफ ही तो नहीं अगर काम करना शुरू कर दें। तो जो अच्छे वाले होंगे उनको तो समझ आ जाएगी कि भाई ये अपना ही बंदा है, इसको कुछ नहीं कहना। लेकिन जो निकम्मे होंगे ना वो कहेंगे कि भाई वो मारधार शुरू कर देंगे, वो कहेंगे कि नहीं ये तो मतलब कोई फॉरेन एजेंट आ गया है तो इसलिए इसके साथ फटाफट बाइंड करो। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि इसमें जो बाइंडेड होंगे ना वो डाई करेंगे और जो नॉन बाइंडेड होंगे वो आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना जो नॉन बाइंडेड होंगे उनके बाद लास्ट स्टेप आता है कि उनको जो CD4 और CD8 जो है ना टी सेल रिसेप्टर जो मैंने आपको बोला था डबल पॉजिटिव स्टेज वो इनको मिलते हैं। अच्छा, अगर अब ये CD4 और CD8 रिसेप्टर लग गए उसके बाद क्या होता है, पहले तो दोनों लग जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट जो आगे मूव करते हैं ना ये, तो अगर किसी के पास CD8 हट जाए और सिर्फ CD4 रह जाए तो वो उसने आगे फ्यूचर में जाके हेल्पर टी सेल्स बना देना है, और किसी का अगर CD4 हट जाए और CD8 रह जाए तो उन्होंने साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स बनाने हैं। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट थाइमस। तो आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल सही समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।